हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं भी हाईली रिएक्टिव? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है। अब मैंने बताए थे आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए थे हमने, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। तो ग्रुप जो फर्स्ट है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है और ग्रुप सेकेंड की NS2 होती है। और क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन देते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, तो और ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप फर्स्ट की जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू ग्रुप टू। और दूसरा आपको पता है कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अगर ग्रुप सेकंड की तरफ, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों भाई? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जिससे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब पहली बात करेंगे कि रिएक्शन विद एयर। अब अगर आप एल्कली मेटल को हवा में रख दोगे, खुला ओपन में रख दोगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, तो क्या होगा, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो उनके साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएगी। तो हवा में ओपन रखेंगे तो मेटल क्या करेगी, एयर के साथ रिएक्ट करके जो मेटल सरफेस है वो टार्निश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस टार्निश हो जाएगा। टार्निश मतलब जैसे आपकी मेटल होती है वो शाइनिंग होती है, आपको पता है, और अगर उस पर ऑक्साइड की लेयर जमा हो गई तो वो साइन है वो क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, टार्निश होना। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है भी, मेटल सरफेस के लिए MS लिखा है, हाईली रिएक्टिव के लिए मैंने HR लिखा है, और IE तो आप जानते ही हो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो टार्निश होगी, कैसे होगी भी, जैसे आपकी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड क्या करेगी, एयर में आपको पता है मॉइस्चर भी होता है, यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ किया है, तो मॉइस्चर के साथ यह मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मॉइस्चर मतलब वाटर। और आपको पता है एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगी, मेटल कार्बोनेट बना लेगी। इस तरह से एयर में रिएक्शन होगी। अब दूसरा देखो, तो एक तो एल्कली मेटल है, ये मैंने एल्कली मेटल के लिए लिखा है, तो ओपन में एयर में नहीं रख सकते हम एल्कली मेटल को, तो इसलिए हम कहाँ रखेंगे इसको, केरोसिन ऑयल में रखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ताकि यह एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके। बट सभी मेटल को हम केरोसिन ऑयल में नहीं रख सकते। क्यों भाई? क्योंकि जैसे लिथियम है, केरोसिन ऑयल में किस किस को रख सकते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे, तो इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लिथियम को हम रखते हैं लिक्विड पैराफिन में। क्यों? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि इसकी डेंसिटी है वो कम होती है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा सरफेस पे है तो एयर के आसानी से कांटेक्ट में आ जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम कहाँ रखेंगे इसको, लिक्विड पैराफिन में रखेंगे। अब देखो, अगर आप मेटल में डाउन द ग्रुप जाते हो, अगर लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब एयर के साथ मैं मेन दो रिएक्शन डिस्कस करूंगा। एक तो है एयर में आपकी ऑक्सीजन होती है और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाएंगे और नाइट्रोजन के साथ ये क्या बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ तो मैंने बता दिया ऑक्साइड बनाते हैं, और आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का डाउन द ग्रुप जाने पर और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो हमने मेटल ऑक्साइड का बात कर ली। अब नाइट्रोजन के साथ एल्कली मेटल की डिस्कस कर लेता हूँ पहले, कि मेनली लिथियम ही रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। कारण क्या है, आपको पता है लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आसानी से नाइट्रोजन का क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज है ना, तो रिडक्शन हुआ है, और नाइट्रोजन का तो रिडक्शन हुआ है और लिथियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आसानी से रिड्यूस कर देगा। दूसरा, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो
तो नाइट्राइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। ये मैं थर्मल स्टेबिलिटी में आपको बता चुका हूं। अब एक बात हाँ और ध्यान रखना कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सोलिबिलिटी करवाया है। तो वहां पर मैंने इनकी सोलिबिलिटी डिस्कस कर रखी है, थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस कर रखी है और थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हम हीट देंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, तो ये सारे डिस्कस कर रखे हैं मैंने। तो मैं यहाँ थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दूंगा। तो सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनेगा क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते। ऑक्साइड सभी बनाते हैं। ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज होती जाएगी। अब बात करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल की। एल्केलाइन अर्थ मेटल भी क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। दूसरा, ये मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बट एल्कली मेटल के कंपेयर में ये लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि इधर की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज होगा, तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हाँ, ये सभी मेटल, एल्कली मेटल आप समझ गए होंगे, एम के लिए क्या है यहाँ पे, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक सारी मेटल, बेरिलियम टू बेरियम। अब देखो नाइट्रोजन के साथ अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाता हूं तो सभी मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और मेटल नाइट्राइड बनाएगी। अब देखो इस पे -3 चार्ज है तो 3 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, इस तरह के नाइट्राइड बनते हैं। बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, मेटल आयन का इंक्रीज होता जाएगा। और नाइट्राइड आपको पता है मोनो एटॉमिक है, स्मॉल साइज होता है, तो जिससे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर लेटिस एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, या ये कहो लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा। तो इस कारण से जो हायर मेटल नाइट्राइड होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं और जो लोअर मेटल नाइट्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अब दूसरा, अब इन मेटल नाइट्राइड में मैं वाटर डाल दूं तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का तो मैंने बता ही दिया, तो अगर मैं इनमें वाटर डालता हूं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनिया बनाने का मेथड है अभी आगे जब अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तो ये मेथड यूज करेंगे। इसी तरह लिथियम नाइट्राइड में भी अगर मैं वाटर डालता हूं तो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस अमोनिया निकलेगी। कैसा बनता है अमोनिया वो थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है और मेटल पे क्या है, +2 चार्ज है। अब वाटर देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, HOH, OH पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, H पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पे माइनस नाइट्रोजन पे है और प्लस यहाँ पर किस पे है, हाइड्रोजन पे, तो ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। नाइट्रोजन पे -3 है, हाइड्रोजन पे कितना है, +1 है, तो मतलब मैं इनसे क्या करूंगा, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा नाइट्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, NH3, क्योंकि चार्ज भी तो बैलेंस करना होगा ना मुझे, -3 है तो मुझे +3 लाना होगा। +3 कब आएगा, जब 3 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। अब इधर क्या है, मेटल पे +2 है, OH पे -1 है, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, अपोजिट अट्रैक्शन होगी। तो 2 प्लस है, -1 है, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड जोड़ दूंगा, तो आसान है रिएक्शन। इधर भी ऐसे करोगे, नाइट्रोजन पे 3 यूनिट नेगेटिव है, H प्लस मतलब 3 जोड़ेंगे, NH3 बन गया, एक OH यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि OH पे -1 है और लिथियम पे +1 है। तो इस तरह से क्या होता है, अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो नोट करो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो भी मैंने ऊपर वाली जो रिएक्शन करवाई थी एयर के साथ करवाई थी, अगर एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ मैं स्पेशली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, थोड़ी बहुत हीट दूंगा मैं इसमें, तो क्या होगा कि आपकी जैसे एल्कली मेटल है लिथियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, लिथियम ऑक्साइड बनाएगी। मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस करना आपको आता है। इसके बाद में सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। पर ऑक्साइड समझ रहे हो ना, ऑक्साइड पे ध्यान रखना हमेशा 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, पर ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर, यानी O2 पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यानी मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात करूं तो सिंगल ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -1। इसी तरह एक और होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम पे -1 चार्ज होता है, मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम में मैं बात करूं तो कितना होगा, -½ होगा। अब ध्यान रखना भी, आपका जो सुपर ऑक्साइड होता है
वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और जो आपके ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं ये डायामैग्नेटिक होते हैं। अब इधर ये भी ध्यान रखना कि आपके जो सुपर ऑक्साइड होगा वो कलर्ड होगा। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करेगा। और ये नॉर्मली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, बट मैं बताऊंगा आपको, जैसे एल्केलाइन अर्थ मेटल है उनके पेरोक्साइड भी कलर्ड होते हैं। क्यों, ड्यू टू लेटिस्ट इफेक्ट होते हैं वो। तो सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा और उससे नीचे वाले जितनी भी मेटल है वो क्या बनाएगी, सुपर ऑक्साइड बनाएगी। तो इस तरह लिखूंगा ना मैं, O2, 2 पे O2 मतलब इस पे -1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, बैलेंस है ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और नीचे वाले आपके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। डाउन द ग्रुप सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, आपको पता है सुपर ऑक्साइड का साइज है बड़ा, तो बड़ा बड़े के साथ रहना पसंद करता है। और इधर से आप नीचे जाते हो तो जैसे पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम का साइज भी क्या है, बड़ा है। तो बड़ा बड़े के साथ अगर अट्रैक्ट होगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब आपसे कंपेयर करवा लें कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो मैं यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ और बेसिसिटी का ऑर्डर भी यही है, एक साथ लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं आपके, ऑक्साइड होंगे, फिर पेरोक्साइड होंगे और फिर सुपर ऑक्साइड होंगे। अब एक बात और ध्यान रखना भी कि अगर मैंने यहाँ ये बना दिया कि ये सिर्फ पेरोक्साइड बनाता है, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्साइड नहीं बना रहे। ये लार्ज अमाउंट में क्या है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, यह लार्ज अमाउंट में पेरोक्साइड बना रहा है, और यह लार्ज अमाउंट में ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनके पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड मिनिमम अमाउंट में भी मिलते हैं, लेस अमाउंट में, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी और बेसिसिटी ऑर्डर ये आ गया। इसके अलावा आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अच्छा काम कौन करेगा, तो जो लेस स्टेबल होगा, सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, सुपर ऑक्साइड है ना। तो सुपर ऑक्साइड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर पेरोक्साइड होगा, और फिर कौन सा होगा, ऑक्साइड होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑर्डर आपको कौन बिहेव करेगा ये पूछ ले तो ये स्टेबिलिटी का इनवर्स होगा। जो ज़्यादा स्टेबल है वो आसानी से किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करवाएगा, ये हमें पता ही है। अब बात करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल की। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है कि आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, सिंपल। एम क्या है यहाँ पे, बेरिलियम और मैग्नीशियम होगा। बट नीचे वाले हैं कौन कौन से भी, कार, स्कूटर, बाप। रेडियम का डिस्कस नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। तो ये तीनों मेटल के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पर ऑक्साइड में क्या होगा, एक O2 के ऊपर -2 चार्ज होगा, और इस पर हमें पता है क्या है, +2 चार्ज है। तो इस तरह से लिखेंगे। हाँ, यहाँ सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, वेरी लेस होगी। ठीक है, तो वेरी लेस अमाउंट में बढ़ेंगे तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो, रिएक्शन विद वाटर करते हैं। अगर मैं ऑक्साइड के अंदर, जैसे ये लिथियम ऑक्साइड है, इसमें मैं वाटर डालता हूँ, तो याद रखना लिथियम की जगह मैं M लिख देता हूँ, भी कॉमन ही लिख देता हूँ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर मैं पर ऑक्साइड के अंदर वाटर डालता हूँ तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। और अगर मैं मेटल या सुपर ऑक्साइड के साथ डालूं वाटर तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2O2 बनेगा प्लस O2 गैस निकलेगी। ये बात ध्यान रखना। अब जैसे Na2O2 है, यह क्या है, H2O2 का ही साल्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 सोडियम लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑक्साइड हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। जो पर ऑक्साइड है वो मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, साथ में H2O2 भी बनाएंगे। और जो सुपर ऑक्साइड है वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 और प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। याद रखना, आसान है, एक एक ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पे H2O2 आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात रह गई भी, जैसे मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं,
वो तो डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, बट जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। तो आपके जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड है वो या तो येलो कलर के होंगे या फिर ऑरेंज कलर के मिलेंगे, ठीक है। और इधर देखो ये तीनों कलर्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वैसे तो ये क्या होते हैं, जो पेरोक्साइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट ये कलर्ड है। क्यों अभी? ड्यू टू लेटिस डिफेक्ट। नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो मैं एल्कली मेटल की अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेटल हाइड्राइड बनते हैं। यहां मैं एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं। तो इस पे +1 चार्ज आएगा, इसमें -1 आएगा, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड होगा। अब इन मेटल हाइड्राइड की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। तो देखो भी, पहले मैं लिख लेता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी। आपको पता है मेटल हाइड्राइड की लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। यह मैं थर्मल स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सोलिबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये तीनों जो आपके टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग से अच्छे से पढ़ लो, वो यहाँ यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उन पे टाइम नहीं दूंगा, वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयन आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो लिथियम हाइड्राइड से अगर हम सीजियम हाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये तो हमने बात की है एल्कली मेटल की। अब बात करें हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की। इसमें भी क्या होगा कि मैं अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेटल हाइड्राइड यहाँ भी बनेंगे, इस टाइप के बनेंगे ना, क्योंकि इस पे +2 है और इस पे -1 है, तो इस तरह से। अब इसमें जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड है वो तो होंगे कोवेलेंट, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे, आयोनिक होंगे। अब इन मेटल हाइड्राइड की भी अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। तो पहले थर्मल स्टेबिलिटी बता देता हूँ। डाउन द ग्रुप जाओगे यानी बेरिलियम हाइड्राइड से अगर आप बेरियम हाइड्राइड की तरफ जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों भाई, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा। मेटल आयन का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और हाइड्राइड का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज डिफरेंस आ गया, साइज डिफरेंस आ गया तो लेटिस एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और वो आसानी से टूट जाएंगे। दूसरा जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप यानी बेरिलियम हाइड्राइड से बेरियम हाइड्राइड की तरफ जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देंगे तो ये आसानी से किसी का भी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। दूसरा देखो भी, ये कोवेलेंट होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे बता दूं कि बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये क्या है, कोवेलेंट है। और हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। तो इनमें क्या होगी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे ये। और ये इनको मैंने ब्रिज बॉन्डिंग जो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग करवाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे बनेंगे भी। हाँ, ये क्या होगा, पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाएंगे। पॉलीमर में कैसे पाए जाते हैं ये, बहुत सारे, ये जैसे BeH है, यहाँ पे H है, फिर BeH, और यहाँ BeH, इस तरह से क्या हुआ, इन्होंने ब्रिज बॉन्डिंग करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है। बहुत सारे आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। तो ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, वहीं से पढ़ना आप। तो ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, वो बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है, ठीक है। मैंने डॉट बस जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया। तो डिटेल में आप कहाँ से पढ़ोगे, ब्रिज बॉन्डिंग में से। इसमें एक और ध्यान रखना भी, जो आपका कैल्शियम हाइड्राइड है उसे हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे। और इसका भी यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कॉमर्शियल लेवल में हाइड्रोजन बनाने के लिए हम हाइड्रोलिथ का यूज करते हैं। रिएक्शन यही होगी
कि आपका कैल्शियम हाइड्राइड है, मतलब जैसे यहाँ किया था, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो एल्कली मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी एल्कली मेटल ने वाटर का डिकम्पोजिशन कर दिया। तो इसमें अगर मैं लिथियम से नीचे की तरफ जाता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता है डिक्रीज होती जाती है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो इस कारण से क्या होगा, लिथियम इसमें लेस रिएक्टिव होगा। इनमें बात कर रहा हूँ मैं, क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और सोडियम पोटेशियम इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। और ये क्या होंगे, रुबिडियम और सीजियम रिएक्ट विद एक्सप्लोजन, ब्लास्ट होगा अभी पानी के अंदर अगर रुबिडियम या सीजियम डालते हो। सोडियम डालते हो तो भी वहाँ क्या होता है, एक तरह से ब्लास्ट होता है, बट कम होता है एज कम्पेयर टू सीजियम और रुबिडियम। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, जैसे समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, सोडियम मेटल फेंक रहे हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। दूसरा देखो कि ये तो एल्कली मेटल की बात कर ली हमने, अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो गैसियस गैस है तो इसे लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं बेरिलियम से नीचे की तरफ जाता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो बेरिलियम का याद रखना भी, वाटर के साथ यह रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यह बहुत ज़्यादा हॉट वाटर दे दो तो भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विद हॉट वाटर या स्टीम कह लो। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम भी रिएक्ट नहीं करता। अब कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाएगी और हाइड्रोजन गैस देगी। नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, जो एल्कली मेटल है उनको अगर मैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो मेटल हेलाइड बनेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आपके मेटल ऑक्साइड है उसको मैं HX के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो मेटल हेलाइड प्लस वाटर बनेगा। और अगर मेटल हाइड्रोक्साइड है, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ और यहाँ एल्कली मेटल ऑक्साइड था, तो इसको भी मैं HX के साथ रिएक्ट करवाऊँगा तो MX प्लस H2O बनेगा। और इसी तरह मेटल कार्बोनेट को अगर मैं HX के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो X की जगह यहाँ क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड कुछ भी हो सकता है अभी, तो यहाँ भी क्या होगा, MX बनेगा, H2CO3 बनेगा। कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी हीट दोगे तो ये वाटर और CO2 बना देगा। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, मेटल हेलाइड बना सकते हो। इसमें क्या है कि अगर आप लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड छोड़ दो तो बाकी सारे क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दीज रिमेनिंग ऑल क्या होंगे, आयोनिक होंगे। ये ध्यान रखना। ये कोवेलेंट क्यों है भी आपको पता है, लिथियम आयन का साइज छोटा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का साइज क्या है, बड़ा है। तो इनकी जो लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है जिससे इसमें कोवेलेंट करेक्टर बढ़ गया। इधर की तरफ जा रहे हो तो आयोडाइड इनमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर रखेगा, ये और रहेगा। ठीक है, ये फजान रूल में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा देखो भाई, अगर मैं बात करूँ फ्लोराइड आयन की तो इनकी जो हीट है फॉर्मेशन के दौरान जो रिलीज होगी वो मोस्ट नेगेटिव होगी ऊपर वाले जैसे लिथियम फ्लोराइड की, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यानी कम अमाउंट में हीट रिलीज होगी। यानी ये कह सकते हैं ना हम कि डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो क्या होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी। यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का साइज क्या है, बड़ा है, तो वो बड़ों के साथ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अब एक और ध्यान रखना, अगर मैं जैसे लिथियम फ्लोराइड लेता हूँ और उसके बाद में अगर बेरिलियम फ्लोराइड लें और इनमें आपसे स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ले तो आपको पता है कि लिथियम फ्लोराइड बेरिलियम फ्लोराइड के कंपेयर में ज़्यादा आयोनिक है। ज़्यादा आयोनिक है तो यह क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इधर आ जाओ कि अब अगर मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो इनमें भी क्या होगा, मेटल है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो MX
2 टाइप के हैलाइड बनेंगे। तो बाकी डायरेक्ट बन जाते हैं, बट हम जैसे मुझे बनाना हो बेरिलियम फ्लोराइड, तो कैसे बनाऊंगा? अमोनियम सॉल्ट लूँगा टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट का, ठीक है, और इसको हीट दूंगा तो क्या बनेगा? BeF2 बनेगा और अमोनियम फ्लोराइड बनेगा। अमोनियम फ्लोराइड को थोड़ी सी हीट देने पर यह डिकम्पोज होकर अमोनिया प्लस HF दे देगा। इसी तरह से अगर मुझे बेरिलियम क्लोराइड बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? मैं बेरिलियम ऑक्साइड लूँगा, कार्बन लूँगा प्लस क्लोरीन लूँगा, तो इसमें क्या होगा? बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निकलेगी। तो इस तरह से बना सकते हैं हम। अब एक बात और ध्यान रखना भी, जो आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है वो डेसिकेटर में यूज़ होता है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट के रूप में, क्योंकि ये मॉइस्चर वगैरह को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इनमें सिर्फ जो लिथियम हैलाइड है वही क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। यानी लिथियम जो हैलाइड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाएंगे, बाकी हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। यही तो कारण है कि जैसे आपका सोडियम क्लोराइड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर पर नमक तो क्या होता है कि अगर कुछ रेनी सीजन हो तो उसमें क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सोडियम क्लोराइड के कारण नहीं होता, क्योंकि उस सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, और ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी वजह से उसमें क्या आ जाती है? नमी आ जाती है, ठीक है। तो ये इधर वाले क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर आप बेरिलियम से बेरियम तक जाते हो तो बेरिलियम की जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान रखना कि आपका लिथियम है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, लिथियम हैलाइड की बात हो रही है, बेरिलियम हैलाइड भी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, और मैग्नीशियम हैलाइड भी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप हीट दोगे तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैं थर्मल डिकम्पोजिशन में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से देखना। और बाकी के जो हैलाइड है जिनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है उनको हीट देने पर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी एनहाइड्रस फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर मान लो कि जैसे बेरिलियम क्लोराइड है और उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, तो इसको हीट दोगे तो बेरिलियम क्लोराइड आपको मिलेगा और प्लस वाटर निकलेगा। इसका कारण क्या है? इनका साइज स्मॉल होता है, चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे? इनकी जो फाई की वैल्यू है यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कारण ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनकी फाई की वैल्यू है वो कम होती है, तो इस कारण से क्या करते हैं? ये वाटर को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस कारण से ये हैलाइड फॉर्म में मिलेंगे आपको। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना भी, जैसे बेरिलियम क्लोराइड है यह आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। कैसे भाई? कि जो बेरिलियम क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। वैसे तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहाँ पर? जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ब्रिज बॉन्डिंग करवाया था वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि बेरिलियम क्लोराइड इस तरह से है ना, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 244 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हाँ, ये ध्यान रखना भी, यहाँ मैंने शायद नहीं बताया कि जो बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होंगे, सारे के सारे हैलाइड है वो, और जो मैग्नीशियम के हैलाइड होंगे वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। क्या होंगे? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। मैग्नीशियम फ्लोराइड को छोड़ देना भी। तो देखो कि कोवेलेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बना लेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। तो मतलब सॉलिड फॉर्म में यह क्या होगा? पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाएंगे। और अगर हीट दूं मैं इनको तो ये क्या होंगे? टूटकर डाइमर बना लेंगे। यानी डाइमर हमेशा याद रखना भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? डाइमर की फॉर्म में। ऐसे बना लेना, यहाँ पर क्लोराइड लगा लेना और यहाँ पर क्लोराइड लगा लेना। हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेना भी, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगी, और हाँ इधर कितने थे? 4 बॉन्ड थे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगी, ठीक है। यह सॉलिड फॉर्म है, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाएंगे, और ये डाइमर है, कहाँ पाए जाएंगे? आपका गैसियस फॉर्म में। और यह तो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, आपको पता है अगर मोनोमर हो तो। अब एक बात और ध्यान रखना भी, इनमें लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड, ये क्वेश्चन बनता है इस पे कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। कारण क्या है? तो इसका कारण लिथियम फ्लोराइड का लेस सॉल्युबल होने का कारण यह है कि इसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है,
ठीक है। और सीजियम आयोडाइड का लेस सोल्यूबल होने का कारण ये है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लो होती है, क्योंकि दोनों का ही साइज बड़ा हो गया ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो इसकी सोल्युबिलिटी कम होने का लेटिस एनर्जी और इसकी सोल्युबिलिटी कम होने का हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आप ये भी देखना कि जैसे सीजियम है I3 के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि जो आपके नीचे वाले हैं, चाहे पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, साइज बड़ा है इनका, तो ये क्या करेंगे, जैसे आपका सीजियम आयोडाइड है तो ये I2 को और अट्रैक्ट करके सीजियम I3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे I3 में क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि इस पे +3 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे +3 नहीं है, यहाँ I3 पर -1 चार्ज है भाई, ठीक है। इसी तरह से ये भी हो सकता था सीजियम ट्राइब्रोमाइड, बट यहाँ पर Br3 पे -1 चार्ज है। कैसे बना होगा ये कि जैसे Br- है प्लस Br2 है, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इससे आसानी से मिलकर क्या बना लेगा, Br3 बना लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट मोड आ जाएगा, नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मैं मेटल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाता हूं तो क्या होगा, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं मैं, तो अमोनिएटेड मेटल आयन बनेगा प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। तो अमोनिया मैंने मान लिया कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टोटल x + y, ठीक है, x + y है भैया। तो अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये क्या होगा, पहली बात है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। दो कारण से हो सकता है कलर, एक तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में एक्साइट हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लू कलर इनका उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो हमें दिखाई देता है। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरा मैग्नेटिक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। ये मान सकते हैं 3 मोलर से कंसंट्रेशन अगर क्या है, लेस देन है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। अगर कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं 3 मोलर से ज़्यादा कर दूं, यानी मोर कंसंट्रेशन हो, तो क्या होगा, मेटल और इलेक्ट्रॉन के क्लस्टर बन जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, क्लस्टर बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और उनकी पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा और कलर चेंज के क्या, ब्रॉन्ज हो जाएगा। पहले डी ब्लू था, कलर कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, क्योंकि मेटल के क्लस्टर बन गए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिट्स रिडक्शन वगैरह पढ़ोगे तो वहां समझ आ जाएगा आपको। और अगर मैं इस सॉल्यूशन को लंबे टाइम तक पड़ा रहने दूं तो क्या होगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये वाली अलग से रिएक्शन लिख लेना, या मैं अलग लिख देता हूं कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को लंबे टाइम तक पड़ा रहने दूं तो होगा क्या, जैसे इसमें अमोनिया है ना, तो मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करके मेटल एमाइड बना लेगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ऑन स्टैंडिंग। या फिर ये कह दो उसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट हो आयरन वगैरह की किसी की, तो भी ये इंप्योरिटी क्या करेगी, इस रिएक्शन को प्रमोट करवाएगी और मेटल एमाइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। और मेटल एमाइड क्या होता है, कलरलेस होगा, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये नोट करो। इसी तरह से क्या होगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम इस फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। बाकी जैसे मेटल है प्लस अमोनिया, क्या करोगे, मेटल +2 फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अमोनिएटेड मेटल आयन की फॉर्म में रहेगी, प्लस इलेक्ट्रॉन है वो भी अमोनिएटेड रहेंगे। यहाँ कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ सेम ही रहेगा, कलर ब्लू ही होगा यहाँ पर, ठीक है, बट वो डी ब्लू है तो ये लाइट ब्लू हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये भी क्या होगा, इंप्योरिटी की प्रेजेंस में एमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नोट करो। जो हमने अभी रिएक्शन की थी वो लिक्विड अमोनिया के साथ थी। अगर हमें गैसियस अमोनिया के साथ मेटल की रिएक्शन करवानी हो तो क्या होगा भाई, मेटल एमाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ M की जगह क्या होगा, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक की मेटल आ जाएगी।
बट जो लिथियम है अगर मैं उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो लिथियम इमाइड बनेगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ क्या बढ़ रहा है इमाइड और ऊपर क्या बन रहा था हेमाइड। ये कौन सा था गैसियस था, वो वहाँ लिक्विड लिख लेना अभी। तो ये गैसियस फॉर्म में बनेगा। अब दूसरा लिथियम क्या है, बाकियों से अलग से प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसका कारण मैं बता चुका हूँ कि साइज स्मॉल होता है इसका। तो और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है। दूसरा लिथियम के नीचे सोडियम है जैसे, और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, तो ये डायगोनल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है। तो देखो एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शन विद Hg मर्क्यूरी। तो चाहे एल्कली मेटल हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, हम मरकरी के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएंगे अमलगम बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना है अभी। और जो अमलगम बनने का प्रोसेस है वो हाईली एक्जोथर्मिक होगा। क्या होगा हाईली एक्जोथर्मिक होगा, नोट करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बन। तो एल्कली मेटल की बात करता हूं पहले। तो लिथियम है आपकी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, डायरेक्ट रिएक्ट करती है अभी, तो लिथियम कार्बाइड बनेगा। बाकी आपकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन हुई है, हमने हीट दिया है तो लिथियम कार्बाइड बना। और एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिथियम पे क्या होता है +1 चार्ज होता है, तो एक कार्बन पे क्या होगा -1 चार्ज होगा। और कार्बन का उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या उसके इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो भी कंपाउंड बनेगा उसे हम कार्बाइड कहेंगे, ये बात ध्यान रखना भी आप। तो इसी तरह से सोडियम है, सोडियम वैसे डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट अगर उसको हम इथाइन में डाल दें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे इथाइन है या फिर आपका अमोनिया गैस है या फिर आपका इथेनॉल है, एल्कोहल कोई भी ले लो, इनके साथ एल्कली मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखना कि लिथियम अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, तो मैंने बताया था इमाइड बनाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो लिथियम है वो C2H2 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देती, यानी यह रिएक्शन नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये नोट करो आप। अब सोडियम इथाइन के साथ रिएक्ट करेगी, तो इथाइन की आपको पता ही है क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ कार्बन, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगी कार्बन, जो ये वाले बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। और जब सोडियम मेटल आएगी तो ये आसानी से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये क्या हो सकता है कि सोडियम का अमोनिया के अंदर सॉल्यूशन हो और उसमें से मैंने इथाइन गैस पास की, तो क्या बनेगा, पहले तो एक हाइड्रोजन हटेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो Na+ आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H- आ जाएगा। फिर मैंने सोडियम और डाला, मतलब एक्सेस में ही है सोडियम, तो इसमें क्या होगा एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, तो यहाँ आ जाएगा Na2C2, ठीक है। तो इस तरह से यह रिएक्शन होगी। दूसरा देखो कि अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ एल्केलाइन अर्थ मेटल की कार्बन के साथ, तो इनको अगर डायरेक्ट हीट देते हो तो आसानी से कार्बाइड बना लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा Be2C टाइप कार्बाइड बेरिलियम के साथ। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा Mg2C3 टाइप का कार्बाइड। और अगर मैं कैल्शियम और स्ट्रोंटियम की बात करूँ तो ये भी डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ बनेगा आपका कैल्शियम कार्बाइड और यहाँ पर बनेगा आपका स्ट्रोंटियम कार्बाइड, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये कार्बाइड। कैसे, आपके जो कार्बाइड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं कार्बाइड। एक तो होते हैं आयोनिक कार्बाइड, एक होते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा, कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट तो बता देता हूं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है या बोरोन कार्बाइड है, ये कोवेलेंट कार्बाइड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड कौन से होंगे, आपके जो बच गए पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाएंगे। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल है
और कुछ लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड पूरा लिख लेना आप। ये भी क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कार्बाइड का मतलब ये है कि मेटल का साइज बड़ा है, उसमें क्या होता है मेटल के अंदर वैकेंट स्पेस होते हैं, उन्हें हम इंटरस्टिसेस भी कहते हैं, उन्हें होल भी कह सकते हो या एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हो। तो उन इंटरस्टिसेस यानी वैकेंट स्पेस में कार्बन क्या होता है, कार्बन का आकार छोटा है तो वो आसानी से ऑक्यूपाई हो जाएगा, आसानी से जगह ले लेगा। तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहेंगे। ठीक है, तो उससे उसकी कंडक्टिविटी वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेटल की, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो देखो अब आयोनिक कार्बाइड की बात करें तो ये भी आयोनिक कार्बाइड है आपका, और ये इधर बनी है ये भी आयोनिक कार्बाइड है। तो आयोनिक कार्बाइड फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मिथेनाइड यानी प्रोडक्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, जो मीथेन गैस दे, जो कार्बाइड मीथेन गैस दे उन्हें हम मिथेनाइड में कहेंगे। जैसे अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, B2C है, इसके अंदर मैं वाटर डाल दूंगा तो देखो भी कार्बन पे -4 है, तो वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एज OH पे -1 और इस पे +1, तो -4 है तो हमें 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे यानी CH4 बनेगा, और बेरिलियम के साथ क्या होंगे, 2 हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएंगे और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मीथेन दे रहे हैं इसलिए ये किस में आएंगे, मिथेनाइड में। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है वो भी क्या देता है, मीथेन देता है हाइड्रोलिसिस करने पर, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और मीथेन बनेगा, तो ये भी किस में आएगा, मिथेनाइड में। तो ये दोनों वहां लिख लेना। दूसरा होता है प्रोडक्ट के बेस पे कहा ना, मीथेन दे रहे हैं इसलिए मिथेनाइड। दूसरा है आपका इथाइनाइड, नाम से ही पता चल रहा है इथाइन देंगे, तो इथाइन कौन दे रहा है, ये वाले। इनमें अगर आप वाटर डालोगे वो अलग लिख लेना, ये रिएक्शन अलग देख लेना। तो यहां भी वाटर डालोगे तो क्या होगा, अभी C2 पर कितना चार्ज है, -2, क्योंकि इन पे +2 है, यहां भी -2 होगा, सेम ही होगा। तो -2 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H2, यहां भी C2H2, और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। उनका फार्मूला तो आपको पता ही है ना, ये वाला, यहाँ पे SR आ जाएगा और OH2। ठीक है, तो ये कहाँ लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे और ये यहाँ लिख लोगे। तो मतलब यहाँ से इथाइन बन रही है, इसलिए ये दोनों कार्बाइड किस में आएंगे, इथेनाइड में। और तीसरा आता है आपका एलाइलाइड, मतलब एलाइलिन बनेगा। एलाइलिन मतलब इथाइन, सॉरी प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन देखो कहाँ से बनेगा, तो प्रोपाइन बनेगा यहाँ से। कैसे, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, मतलब एक मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो 2 मैग्नीशियम पे क्या होगा, +4 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आ गया तो क्या बनेगा, अगर आप इसमें वाटर डालते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 3 और वाटर आपने डाला तो यहाँ बनेगा C3H4। ठीक है, मतलब C3H4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक H हो गया और यहाँ CH3 हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइन। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, एलाइलाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से भी एक बार केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।